हर खबर पर पकड़ के साथ आप देख रहे हैं नए अंदाज में अपना पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज। नोटबंदी के बाद और बजट के ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में तलवारें तनी हुई हैं। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर एक दूसरे को मात देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कांग्रेस और बीजेपी से सीधा सवाल पूछें जन मन धन को लेकर, और इसी वजह से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दो बेहद खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला और बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी जी को। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है साहब, मंच पर आए और इनके साथ सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी नेहा पंत। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी। आप दोनों मंझे हुए राजनेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत शिद्दत के साथ पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखते हैं, डिफेंड भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के हमारे इस कॉन्क्लेव में नोटबंदी, फिर नोटबंदी के बाद बजट से जनता की उम्मीदें और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, ये 3 अहम मुद्दे हैं और इसी पर हमारे सवाल जवाब रहेंगे इन दोनों से। 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें, मुझे उम्मीद है कि उनके जवाबों का, उनके सवालों के जवाब आप देंगे, ना सिर्फ जो सवाल पूछे जा रहे हैं सिर्फ उनके जवाब, वो भी संतुष्ट होंगे। तो सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। नोटबंदी को आपकी पार्टी ने, मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया। अरुण शौरी साहब जो आपके सहयोगी रहे हैं, वो कह रहे हैं 70 साल का सबसे बड़ा गलत फैसला है ये। तो जनता जानना चाहती है सर, नोटबंदी ऐतिहासिक भूल है या फिर फूल है? और फूल से मेरा मतलब FOOL। देखिए, नोटबंदी का जो ये फैसला है, ये एक बहुत व्यापक व्यवस्था में परिवर्तन करने का, और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन नहीं, विचार और व्यवहार दोनों में चेंज लाने का जो एक प्रयास है हमारी सरकार का, मोदी जी का, उसका एक अंग है। जैसे सिर्फ काला धन तो एक विषय है, यह भी तो एक विषय है कि हम कहते हैं हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हमारे यहां सिर्फ 10 लाख से ऊपर की आमदनी वाले कुल 24 लाख लोग हैं। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? 1 से 1.5% लोग केवल टैक्स देंगे, यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? मतलब सिर्फ सैलरीड क्लास, क्योंकि वो बेचारा कहीं पे छुपा नहीं सकता, इसलिए वही केवल उसके दायरे में रहेगा। दूसरी बात, जब हम कैशलेस की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ ये बात नहीं है कि हमें कागज के नोट का प्रयोग नहीं करना, कुछ कुछ वैसा जैसे पहले हम चिट्ठियां लिखा करते थे और अब ईमेल का जमाना आ गया, तो उसके अंदर जो सोच में परिवर्तन होना चाहिए ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर हर व्यक्ति को भी लाभ हो और व्यवस्था को भी लाभ हो। तो एक बात बताइए सर, अरुण शौरी जी तो मंत्री रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, आपके साथ रहे हैं, आपकी सोच उन्होंने साझा की है, 70 साल की सबसे बड़ी भूल बता रहे हैं वो इसे। देखिए, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, क्योंकि एक पूरा व्यापक परिदृश्य जो कि प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में होगा, उसकी मैं नहीं समझता कि जानकारी हर व्यक्ति को होगी। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के मन में शंका है उनके मन में भी क्रमशः स्पष्टीकरण होता चला जाएगा। सुरजेवाला साहब, राहुल गांधी तो इसे मोदी मेड डिजास्टर कह रहे हैं, इतनी बड़ी संज्ञा आपने दे दी। शब्दों के माया जाल से देश की स्थिति नहीं बदल जाएगी, ये एक वास्तविकता है। सच्चाई क्या है? आप देश की 86% करेंसी एक व्यक्ति अपने तुगलकी फैसले से वापस ले ले, देश के किसान, दुकानदार, गरीब, मध्यम वर्गीय लोगों को बीच में छोड़ दे, मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट जाए, देश की अर्थव्यवस्था पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दे और फिर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करे बजाय गलती मानने के। 2 छोटी छोटी बातें, 86% करेंसी वापस ले ली, पर आज तक ये मालूम नहीं कि जो नोट वापस लिए हैं वो बदले कब तक जाएंगे। पहले 50 दिन कहा, फिर थोड़ा समय कहा, अब तो 72-73 दिन बीत गए। आज भी लोग बैंकों की लाइनों में खड़े हैं, किस लिए? अपना पैसा अपने खाते से निकलवाने के लिए।
24,000 रुपए की पाबंदी हटाई नहीं। पहले कहा 10 दिन में ठीक होगा, फिर कहा 30 दिन में होगा, फिर कहा 50 में होगा, अब 75 दिन बीत गए हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान का क्या होगा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसे मोदी जी और मेरे मित्र सुधांशु जी अक्सर कोट करते हैं, वो कहते हैं कि 1,28,000 करोड़ का अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है कि 1% जीडीपी गिर जाएगी, यानी लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा एक साल में। अगर 2% जीडीपी गिर गई शॉर्ट टर्म में भी, तो 3 लाख करोड़ का देश के लोगों की आय का नुकसान होगा, जीडीपी को नुकसान होगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, आपको तो पता होगा सुरजेवाला साहब, वो 2017-18 के लिए 7.7% प्रोजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ एजेंसियों में भी अभी एक मत नहीं है और आप विफल बता रहे हैं। बड़ा सीधा सवाल, एजेंसीज को छोड़ दीजिए, आईएमएफ क्या कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहते हैं। आपने आईएमएफ कोट किया था तो मैंने सोचा मैं भी यूएन कोट कर दूं। उससे थोड़ा आपको आगे बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं। तिरुपुर तमिलनाडु से उठाइए और सूरत तक चले जाएं, हर जगह लाखों नौकरियां चली गई, 80% उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, किसान की किसानी जो है वो नष्ट हो गई, छोटे छोटे दुकानदार का रोजगार नष्ट हो गया, लाखों लोग जो हैं पहली बार शहर छोड़कर गांव में पलायन कर गए। क्या अर्थव्यवस्था में मंदी और अर्थव्यवस्था में स्थिरता हमें नजर नहीं आती? सुधांशु जी, इसका जवाब आप देना चाहिए। इससे इनकार किया जा सकता है क्या, जो आंकड़े यहाँ पर सुरजेवाला साहब रख रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट एजेंसीज के बारे में अलग विचार रखिए, कोई बात नहीं। मैं तो सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की बात करता हूं। वित्त मंत्री जी ने बताया है कि जो इस वित्तीय वर्ष के आखिरी के 6 महीने हैं, पिछले वर्ष की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स में 12% की बढ़ोतरी हुई है, डायरेक्ट टैक्स में 24% की बढ़ोतरी हुई है, एक्साइज टैक्स में 43% की बढ़ोतरी हुई है, सर्विस टैक्स में भी 23% की बढ़ोतरी हुई। तो यदि टैक्स बढ़ रहा है और रबी की फसल की बुआई भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है, तो भाई इस यथार्थ को तो मुझे नहीं लगता कि कोई नकार सकता है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट सामने। चलिए, आप इस कहते हैं हम इकोनॉमिक एजेंसीज के यथार्थ को नहीं मानते, तो भाई ठीक है, यदि आप मानते हो तो जनता के मनोभाव को देख लीजिए। उसके बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे असम में हुआ हो, राजस्थान में हुआ हो, गुजरात में हुआ हो, चंडीगढ़ में हुआ हो, महाराष्ट्र में हुआ हो, मध्य प्रदेश में हुआ हो, हमने सभी चुनाव जीते हैं। यदि जो सर्वेक्षण है मीडिया एजेंसीज के द्वारा आ रहे हैं उनको देख लीजिए तो भी स्थिति स्पष्ट है। रही बात आपकी, आपने खुद ही कहा कि 24,000 की पाबंदी हटाई नहीं गई है। 24,000 की पाबंदी का मतलब क्या हुआ कि महीने में 96,000 रुपए निकालना। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं, जब आपका आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 10 लाख से अधिक आमदनी वाले केवल 24 लाख लोग हैं, तो 0.2% जनता को भी समस्या नहीं होनी चाहिए उससे। तो दोनों बातें तो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। सुरजेवाला साहब, चुनाव हुए उसके बाद मुद्दा बनाया गया, इसको मुद्दा आप इन चुनावों में भी बनाने वाले हैं, लेकिन हार का सामना तो करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। देखिए, जवाब बड़ा सीधा है। पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री, जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, नगर पालिकाओं के चुनाव को अपनी नीति को जस्टिफाई करने का आवरण दे रहे हैं। क्या मेरे मित्र बताएंगे, सबसे नजदीकी चुनाव तो हुए हैं कर्नाटका में, वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई, ये परसों नतीजे आए हैं। तो क्या नोटबंदी के खिलाफ फतवा मान लें? महाराष्ट्र की आपने बात की, शिवसेना आपके खिलाफ है नोटबंदी की नीति के, कांग्रेस खिलाफ है, एनसीपी खिलाफ है। तीनों की मिलाकर 2/3 नोट आए, 2/3 से ज्यादा सीटें आई हैं। भाजपा की तो 1/3 सीट आई। तो क्या इसे नोटबंदी के खिलाफ फतवा मान लें? गुजरात में जब पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव हुए तो कांग्रेस 75% सीटें जीत गई थी, थोड़ा पहले है हालांकि। तो क्या उसे हम फतवा मान लें? मुझे नहीं लगता। स्थानीय चुनाव जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस कह रही है ये स्थानीय चुनाव है, आप इससे विधानसभा या फिर आगे लोकसभा चुनाव के लिए सपने बुनना मत शुरू कर दीजिए। नेहा जी, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि यदि आप इसे पैमाना मानते हो तो, मैंने खाली चुनाव तो नहीं बोला, मैंने तो तीनों चारों प्रकार की बात बोली थी। और रही बात इसकी कि आप विरोध को पैमाना माने, तो विरोध की अलंबरदारी यदि कांग्रेस पार्टी ने शुरू की तो उनके साथ कोई आके खड़ा ही नहीं हुआ। याद करिए विरोध दिवस वाले दिन लोग कितने खड़े हुए। यदि आपके नेता ने कहा कि भूकंप आ जाएगा, धरती हिलने लगेगी, और हकीकत यह हुई कि संसद का सत्र समाप्त हुआ, देश की धरती छोड़ के विदेश की धरती छुट्टी मनाने चले गए, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी गंभीरता है और कितना आप धरती से जुड़े हुए हैं। सुरजेवाला साहब, देखिए,
कुछ सच ऐसे हैं राजनीति के जिनको जनता नहीं जानती, कई गंभीर सच, जैसे नोटबंदी क्यों हुई, इसको लेकर के शायद अभी भी जनता के मन में भ्रम हो, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें जनता जानती है। मसलन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कुर्ता नहीं फट सकता सर, फटा कुर्ता मंच से दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? लोग जानना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कई चीजें प्रतीकात्मक हैं, सवाल बड़ा सीधा है और उसका जवाब भी सीधा। बात यह है कि 86% करेंसी जब आप वापस ले लेते हैं और देश के लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण वो ये कहें कि सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो सच्चाई का दूसरा आईना दिखाने की आवश्यकता है। आप सूट बूट पहनकर और 6 बार कपड़े बदलकर महात्मा गांधी का चरखा काट तो सकते हैं, पर महात्मा गांधी बन नहीं सकते, महात्मा गांधी का चरखा छीन नहीं सकते, क्योंकि वो चरखा जो है इस देश के लंबे संघर्ष और सिद्धांतों को दर्शाता है कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं प्रतीकात्मक है जो राहुल गांधी ने फटा कुर्ता अपना दिखाया। सुधांशु जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कोई भी चीज फटा कुर्ता दिखाना हो, कोई चीज फाड़ना हो, तो ये प्रतीकात्मक राजनीति तो करते रहे हैं राहुल गांधी जी। याद करिए, अब इनकी खुद की सरकार थी, जब इनकी आंख का एक इशारा काफी था कोई परिवर्तन लाने के लिए, तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश फाड़ने की क्या जरूरत थी? तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के जो एक थिएट्रिक्स हैं वो करते रहते हैं, इसलिए ये स्थिति बनी है कि उनको देश की जनता इस संदर्भ में बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। मैं इसमें केवल एक बात जोड़ूंगा, और क्या इस देश के अंदर अगर अपराधियों की एंट्री हो रही है राजनीति में, उसका विरोध करना चाहे प्रतीकात्मक तरीके से ही किया जाए गलत है? ये भारतीय जनता पार्टी शायद चाहे, और मुझे विश्वास है कि सुधांशु भाई नहीं चाहेंगे कि जो लोग जिनको अदालत ने सजा दे दी उनको राजनीति में एंट्री मिले। अगर राहुल गांधी वो विरोध ना करते तो सभी राजनीतिक दल, कहीं ना कहीं उसमें मेरा और आपका दोनों के राजनीतिक दल शामिल हैं, उस कानून को बदलने में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने में सहमत हो गए थे कि अगर आपकी सजा भी हो गई है तो आपको चुनाव लड़ने दिया जाए। केवल उस एक अध्यादेश को फाड़ने से सब दलों को समेत हमारे दल के मजबूर होना पड़ा और देश में राजनीति में सफाई और अपराधियों को खत्म करने की बयानबाजी से गलत क्या? राजनीति में जनता के बीच परसेप्शन भी कुछ होता है। आप भी ट्विटर पर हैं, आप जानते हैं राहुल गांधी ने अपना फटा कुर्ता दिखाया, उसके बाद लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब 5 राज्यों के चुनाव जो है उनकी तारीखों का ऐलान हो रहा था तब राहुल गांधी नहीं मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हमने तब बात की थी और वो भी ये बता नहीं पा रहे थे कि इतने अहम मौके पर राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं है, वो कहाँ है। उसके बाद आके वो अपना फटा कुर्ता दिखाते हैं। आपको नहीं लगता बड़ा विरोधाभास लगता है जब आप ऐसी चीजें करते हैं? तो प्रतीकात्मक राजनीति करने के चक्कर में आप कुछ और ही जनता के बीच तस्वीर पेश कर देते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। जब महात्मा गांधी को बदलकर मोदी जी अपनी फोटो लगाते हैं, वो भी खादी के कैलेंडर पर और चरखा काटते हुए, तो क्या वो प्रतीकात्मक नहीं है? क्या और जिस प्रकार का जन आवेश आपने देखा, जिस प्रकार का गुस्सा लोगों में देखा, और उसके बावजूद भी एक अहंकारी शासक को भी जनता के आवेश के मुताबिक खुद को बदलना चाहिए, परंतु मोदी जी हैं कि वो मानते ही नहीं, जैसे दिल है कि मानता ही नहीं। और उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया कि नहीं, मेरी फोटो लग गई तो ये रहेगी, गांधी रहें या ना रहें। सवाल ये है कि क्या आप देश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खुद को बदलेंगे या नहीं? ऐसा हो रहा है सुधांशु जी, लोग कुछ और कह रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, कांग्रेस लगातार पीएम पर तानाशाह होने का आरोप लगाती रही है। देखिए, अभी सुरजेवाला जी ने अपराधीकरण का विषय कहा और प्रतीकात्मक, दोनों पर मैं तथ्यात्मक प्रतीकात्मक दोनों उत्तर देता हूं। जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि भारत की राजनीति में अपराधियों को संस्थागत रूप में राजनीति में स्थापित करने की शुरुआत कैसे हुई? जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर थीं तो एक प्लेन हाईजैक हुआ था, और जिन सज्जन ने प्लेन हाईजैक किया था उसके बाद कांग्रेस ने विधिवत उनको टिकट देकर चुनाव में स्थापित किया था। उसके बाद 1990 के दशक में याद करिए, उत्तर भारत की राजनीति में अपराधीकरण के जो प्रतीक नेता थे, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनकी सरकारों को निरंतर समर्थन देकर
बनाए रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर यह नहीं हो सकता कि छोटा अपराध तो अपराधीकरण और बड़ा अपराध जो है उसका तो उदारीकरण। भाई अफजल गुरु का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध है। और साहब उसके समर्थन में नेताओं की फौज, एक के बाद एक आतंकवाद के आरोपियों के घरों पे जाके नेताओं के आंसू बहाना और नाना प्रकार के कार्य करना। तो अपराधीकरण को सूक्ष्म से लेके विराट स्वरूप देकर भारत की राजनीति को एक बहुत गहरे, जिसे कहना चाहिए गड्ढे में झोंकने का काम आपने किया। अब आइए प्रतीकात्मक वाले विषय पे। तो मैं ये बिल्कुल कहता हूं कि कांग्रेस प्रतीकात्मकता में ही विश्वास करती है, इसीलिए आज गांधी परिवार का जो नाम है ना, उसमें सिर्फ गांधी प्रतीक के रूप में रह गए। वरना मैं पूछूं गांधी की स्वदेशी कहां, गांधी का ग्राम राज्य कहां? अरे गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। राम के तो नाम से करंट लग जाएगा, राम राज्य की बात कहां से करेंगे? मतलब आप ये समझिए 2007 में तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया राम सेतु के मुद्दे पे कि राम थे ही नहीं। मतलब गांधी का पॉलिटिकल विजन एक छलावा था, मगर फिर भी गांधी नाम लगाए हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है तथ्य और प्रतीक दोनों के संदर्भ में देश की जनता जो बहुत विवेकशील है उसके सामने कांग्रेस का वास्तविक चरित्र उजागर है। देश की जनता की आपने बात की, तो इस आरोप प्रत्यारोप से जी मुझे आप मौका देंगे? हाँ, बहुत संक्षिप्त में। हाँ, संक्षिप्त में बहुत अच्छा हुआ आपने अपराधीकरण की बात की, क्योंकि जिनकी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी तड़ी पार किए गए हों, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कम से कम आप तो अपराधीकरण की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। जरूर गिरेबान में झांक कर देख लें। तो शायद सभी को, राजनीतिक पार्टियों को सबको गिरेबान में झांक कर देखने की जितना जरूरत समय है। आप मेरे मित्र को देंगे उसका आधा समय मुझे नहीं, देंगे मैं तो पूरा काफी समय है। आपको दूंगी। मैं सवाल आप ही से करना चाहती हूँ, लेकिन मैं 5 राज्यों पे आ सकती हूँ अगर आप दोनों की अनुमति बिल्कुल, हो। केवल एक बात मुझे और अगर जोड़ने दें, और शायद आप भूल गए कि आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो एडवाणी जी से लेके और कल्याण सिंह जी तक, वो कई अपराधों के अंदर और कई धार्मिक उन्मादों के अंदर शायद आज भी कई कैबिनेट मंत्री आज भी आरोप भुगत रहे हैं और ट्रायल्स भुगत रहे हैं। इसलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और नीचे तक एक लंबी लिस्ट है। एक बात बताइए, हम यहाँ जन मन धन की आज बात करने बैठे हैं। हमने मुद्दा शुरू किया नोटबंदी से, उसमें आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप रहे राजनीतिक पार्टी के तौर पर, लेकिन आप लोग भूल ही गए कि हम नोटबंदी से अब बात बजट और चुनावों पर कर रहे हैं। जनता वो जानना चाहती है। आपके आरोप प्रत्यारोप तो हर मंच से सामने आते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे ये है, आप लोग इतनी शिद्दत से नोटबंदी को सही फैसला बता रहे हैं, क्या 5 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे होंगे वो नोटबंदी पर जनमत संग्रह का काम करेंगे? अगर आप जीते तो नोटबंदी सही, अगर आप हारे तो नोटबंदी का फैसला गलत? मैं इसका भी जवाब दूंगा, मगर एक वाक्य जरूर उनका जवाब देने के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में जो इन्होंने कहा, तो उस पर जो कोर्ट का जजमेंट आया था, न सिर्फ बरी किया था, उस जजमेंट में यह भी लिखा है कि उनके यह आरोप राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते थे। दूसरा, अडवाणी जी अन्य लोगों पे जो भी आरोप लगे, ठीक है, वो तो एक सैद्धांतिक राजनीतिक लड़ाई थी, परंतु आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा और उपाध्यक्ष वर्तमान में जी, जब मैं जवाब देता हूं तो आप मुझे तो रोक देते हैं। बॉन्ड पर हैं और तो ये न्यायालय के आपने मुद्दा उठाया, वो उसका जवाब दे रहे हैं सर। अब मैं आती हूँ 5 राज्यों के मैंने जवाब दिया। अब वो कुछ कह रहे हैं, अब उस पर आप उठाएंगे सर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप दोनों यहाँ जनता के जवाबों सवालों का जवाब देने के लिए। मैं 5 राज्यों के चुनाव पे आना चाहूंगा। देखिए, राज्यों के चुनाव राज्य के स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो निश्चित रूप से चाहे हमारे केंद्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता हो या नोटबंदी का केंद्र सरकार का निर्णय, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। परंतु यदि कोई ये कहना चाहे कि एक मुद्दे की ओट लेकर जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ, बाहुबलियों का आतंक, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगों की श्रृंखला, बलात्कार से लेकर अन्य प्रकार के सारे अपराधों पर पर्दा डालने में सफल होंगे, तो ये नहीं, ये सारे के सारे मुद्दे इन चुनावों में एक मुख्य मुद्दे होंगे और जनता मतलब सुधांशु जी, जनमत संग्रह नहीं होगा। अगर जो भी फैसला आता है, मान लीजिए बीजेपी के पक्ष में ना आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी गलत रहा। जनमत संग्रह नहीं होगा नोटबंदी पर। भाई मैंने तो आपसे कहा, जो सरकार सत्ता में होती जनमत संग्रह तो उसके ऊपर होना चाहिए। सरकार समाजवादी पार्टी की। कहीं खटका है सर मन में कि कहीं जन के हाथ में धन नहीं पहुंचा है तो यूपी में और बाकी राज्यों में मन ना उखड़ जाए कहीं? देखिए, खटका नहीं है। बुलंदशहर के बलात्कार कांड से लेके
कानपुर में अस्पताल के चौखट के ऊपर दम तोड़ती महिला से लेके मुजफ्फरनगर के दंगों की श्रृंखला तक, ये सब कुछ एक ढकने का प्रयास एक मुद्दे पे, ये वो भी मुद्दा है और यह भी मुद्दा है। रणदीप सुरजेवाला साहब, अगर नगर पालिका के चुनाव में आप कहीं जीत जाएं तो वो तो जनमत संग्रह है नोटबंदी पर 5 राज्यों के प्रांत में अगर आप हार जाएं तो वो जनमत संग्रह नहीं होगा। कितनी खूबसूरती है। इसीलिए तो सुधांशु जी इतने बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जनमत संग्रह न वर्ड प्रयोग किया, ना इकलौता मुद्दा कहा, मैंने तो कहा सारे मुद्दे हैं। क्योंकि उन्हें खतरा है और एक प्रांत में सपा की सरकार है। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की साझी सरकार है अकाली दल से, गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए ये मत भूलिए कि जहां आप चुनाव में जा रहे हैं वहां 2 जगह तो आपकी सीधी सीधी सरकार है। तो सवाल ये है कि लोग निर्णय करेंगे, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है। जिस प्रकार से नोटबंदी से देश में तालाबंदी हुई है, जिस प्रकार से रोजी रोटी, रोजगार, व्यवसाय और धंधे का नुकसान हुआ है, और जिस प्रकार से 30 महीने में मोदी जी जिनको 3/4 नहीं लगभग 98% लोकसभा की सीट अकेले यूपी में मिली थी और वो खुद वहां की नुमाइंदगी करते हैं, उत्तर प्रदेश के को हमने धर्म और जाति की घृणा में धकेला है। जिस प्रकार से आपके केंद्रीय मंत्रियों के वीडियो वायरल हुए, वहां किस प्रकार से धार्मिक उन्माद पैदा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाति की बात तो सब करते हैं ना सुरजेवाला साहब। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित यूपी में सीएम का चेहरा बनती हैं, दिल्ली से लाकर यूपी में अगर राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं सर, तो जाति का तो सब खेलते हैं, मतलब जाति को सब आधार बनाते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा, मुझे मेरा वाक्य पूरा जरूर करने दें। 1857 में भी कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, 1947 में दंगा नहीं हुआ। पहली बार जिस प्रकार से संजीव बालायन, संगीत सोम और दूसरे भाजपाई नेताओं ने जो माहौल पैदा किया, उसमें और कोई भी दोषी हो सकता है। क्या आप उत्तर प्रदेश में 30 महीने पहले यही विकास पूरक राजनीति का सपना लेकर आए थे? क्या यही आपका सपना अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में है, जहां आपने युवाओं को नशे की गर्त में धकेल दिया? क्या यही वो गोवा में आपकी बेहतरीन सरकार है, जहां पर आज गोवा का नौजवान जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है? इन सारी बातों पर नोटबंदी के साथ जनमत संग्रह होगा और उस जनमत संग्रह से ना मोदी जी को और ना मेरे मित्र सुधांशु जी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है और ये नेताओं को और पार्टियों को पहचानती है। मैं सवाल पूछ लूं अपना सर? धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्या कांग्रेस अब ये मानती है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल गांधी से बड़ा चेहरा हो गए? सवाल है, जब आप प्रांत में चुनाव लड़ेंगे तो एक व्यक्ति को आगे रखेंगे। चेहरा बड़ा या छोटा नहीं होता, सिद्धांत और नीति बड़ी या छोटी होती है। आपने तो 27 साल बेहाल का नारा दिया। यस बिल्कुल। अब आप साइकिल की सवारी करना चाहते हैं, वो 27 साल में से एसपी के साल माइनस करने थे तो पहले बता देते। 27 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माहौल पैदा किया गया, उस बिसात को बदलने के लिए केवल एक ही चेहरा है और वो है कांग्रेस का चेहरा, जो दोबारा उत्तर प्रदेश में जिसके माध्यम से हम विकास की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। एक मॉडल आप हैं, जिन्होंने वर्षों से पिछले 27 साल में कभी सपा के साथ सवारी कर, कभी बसपा के साथ सवारी कर इस प्रदेश के अंदर एक जाति और धर्म का विभाजन पैदा किया। एक कांग्रेस पार्टी है जो 27 साल सत्ता से बाहर जरूर रही हो, पर हम विकास का एक नया मॉडल, तरुणाई और युवाओं का एक नया मॉडल और नए प्रांत के गठन का एक नया मॉडल देना चाहते हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये जानकारी मिले। आप सिर्फ 403 में से 100 सीटों पर एक तरह से अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं, जो आप एसपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, हालांकि उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आप तो पूरी 403 सीटों की भी बात नहीं कर रहे सर, फिर आप विकास के मॉडल की भी बात करते हैं, यूपी को दिशा देने की भी बात करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रणदीप जी, कि अगर हम बात कर रहे हैं 27 साल यूपी बेहाल की,
तो फिर आपको साइकिल के कैरियर की जरूरत क्यों आन पड़ी? पहली बात तो अभी गठबंधन होना बाकी है, वो 100 पर होगा, 150 पर होगा, शायद 80 पर होगा। अभी ये निर्णय, इसकी घोषणा मुझे नहीं लगता इस मंच से की जा सकती है। दूसरा, राजनीति में हमेशा जब आप माहौल बदलेंगे, एक प्रांत का चेहरा मोहरा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ गिव टेक होगा। कहीं कहीं आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप जूनियर पार्टनर हैं पंजाब में, क्योंकि आपको लगा कि ये आपकी राजनीति को आगे लेकर जा सकता है। कांग्रेस विकास की एक नई करेंगे नहीं, कांग्रेस ऐसा शब्द आप ही कहें। पर सुधांशु जी, जो बात सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि दंगों के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजित किया और अब एक अलग मकसद है जिसके लिए एसपी और कांग्रेस सामने आ रहे हैं, वो मकसद क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, सपा और कांग्रेस के जो अभी हुआ नहीं है संभावित गठबंधन में, जो आपने कहा कि ये जो दो चेहरे हैं, ये दो भटके हुए, चुके हुए, दो ऐसे युवा चेहरे जिन्होंने काम के नाम पर अपनी पार्टी का काम तमाम कर दिया है और अपने माता पिता दोनों के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश की? इस पे तो मुझे पूरा संदेह है। अब रही बात इसकी कि जो सांप्रदायिकता और जातिवाद की बात कही, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सुरजेवाला जी बहुत गंभीर और ज़हीन व्यक्ति हैं, मगर अभी इन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस ने चेतावनी दी यूपी सरकार को, एडवाइजरी दी, वो तो छोड़िए, रिपोर्ट भी मांगी, नहीं मांगी। हमने तो दादरी कांड तक पे रिपोर्ट मांग ली थी, इन्होंने मुजफ्फरनगर के बीभत्स दंगों पर भी रिपोर्ट नहीं मांगी थी। और ये होता है कथनी और करनी में अंतर। और रही बात इसकी कि अगर हम ये कहें कि संप्रदाय का नाम लेकर, तो समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था कि सुरक्षा बलों में हम फला समुदाय को आरक्षण देंगे। तो इनकी यूपीए 1 सरकार में क्या कहा गया था? देयर शुड बी ए मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी, जो आर्मी के विरोध के बाद बंद हुआ। तो इन दोनों का एक बहुत ही नैसर्गिक चरित्र है जो समय समय पे साथ में रहे हैं। और हम ये भी कहेंगे कि भाई 27 साल सत्ता से बाहर की बात तर्कसंगत नहीं है। 10 साल के यूपीए के शासनकाल में सपा बसपा दोनों यूपीए में गठबंधन में सहयोगी थे, लिखित में समर्थन पत्र उनका राष्ट्रपति के पास था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन 10 साल की सत्ता से आपका कोई वास्ता नहीं था। सर, लेकिन एक बात बताइए सुधांशु जी, ये दूसरे दलों से आए लोगों को इतनी तरजीह बीजेपी में क्यों दी जा रही है? यशपाल आर्य दिन में ज्वाइन करते हैं, शाम को अपना भी टिकट ले लेते हैं, बेटे का भी टिकट ले लेते हैं, और कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो हम टीवी पर दिखाई रहे हैं। तो मतलब क्या ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता या सालों से काम कर रहे लोग सिर्फ दरी उठाते बिछाते रहेंगे? नहीं, पार्टी अपने विचार, संगठन के साथ साथ चुनावी दृष्टि को सबको ध्यान में रख के और सबको साथ में लेके काम कर रही है। और जो कार्यकर्ता हैं उनके भी सम्मान के और स्थान का पूरा चिंता की जाएगी। एक सवाल है, एक हमारे यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हैं प्रकाश, उनका ये सवाल है कि वो कौन सा, आपसे सुधांशु जी, वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी, सतपाल, यशपाल, ये सब बीजेपी में आकर स्वच्छ और निर्मल बन जाते हैं? देखिए, हम यह नहीं कह रहे हैं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप यह सोचिए कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, और जब वो उनकी प्रवृत्ति में कोई चेंज आता है तब वो दूसरी तरफ जाते हैं। अंतर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी को प्रायोजित करके स्थापित नहीं करते हैं। जब जो जहां रहता है और दूसरी जगह आता है, उसके आचरण में जो बदलाव आता है, उसके आधार पर आप मूल्यांकन करिए। सुरजेवाला साहब, आप भी कुछ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि फर्क कैसे हुआ, जो बीजेपी से कांग्रेस में आया वो सही, कांग्रेस से बीजेपी में गया वो सही, और आपके अपने अपने दोनों के तर्क हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए। अब सुधांशु जी भी कमोबेश वही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा। जैसे ये लोग कहते हैं अब पीडीपी की इनके साथ सरकार थी तो वो आतंकवादियों के समर्थन में बयान देते थे, हमारे साथ सरकार थी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने ओपनली सेना के समर्थन में बयान दिया। चलिए ठीक है, फिर हम थोड़ा सा इससे डाइग्रेस हो जाएंगे। हालांकि आपने सवाल मुझे पूछा था, पर मुझे कोई एतराज नहीं कि अगर मेरे सवाल का भी आप उनसे जवाब दिलवाना चाहें। जब लोग एक मास डिफेक्शंस करवाते हैं, जैसा हमारे मित्रों ने उत्तराखंड में करवाई कांग्रेस की सरकार को गिरवाने के लिए, और फिर सत्ताधारी राजनीतिक दल उनको टिकट्स देते हैं, तो ये लोग निर्णय करेंगे उसके बाद कि आप पहले एक सरकार को गिराने का षड्यंत्र करते हैं, और जब वो भगोड़े लोग
उन प्रलोभनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन भगोड़ों को आप मुख्य धारा में लाकर अपना चेहरा बना लेते हैं। जैसे एक आदरणीय मित्र ने प्रश्न में पूछा, पीडीपी ने आर्मी की तारीफ करे हमें एतराज नहीं, पर उसी पीडीपी के मुख्यमंत्री ने, शायद भूल गए सुधांशु जी, मन से जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था और उग्रवादियों को धन्यवाद दिया था। लोगों का और आर्मी का धन्यवाद देना भूल गए थे। इनके नेता उसी मंच पर मौजूद थे और इसी पीडीपी बीजेपी की सरकार ने अलगाववादियों और उग्रवादियों को कंपनसेशन दिया है हाल में ही, जिसका भाजपा ने और प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कथनी और करनी, चेहरे और मोहरे में यही असली अंतर है। सुरजेवाला साहब, चलते से हम लोग जरा पंजाब भी चलते हैं। पंजाब में सिद्धू ने बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस ने सिद्धू को हाथों हाथ लपक लिया, पर वो पुराने वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं जब उन्होंने कांग्रेस को शीला और मुन्नी से ज्यादा बदनाम पार्टी ये दर्जा दे दिया था। राहुल गांधी के बारे में भी कई बातें सिद्धू ने कही थी। एम्बैरेसमेंट नहीं होती सर, कैसा लगता है? सिद्धू जी ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा, प्रश्न ये है। और भारतीय जनता पार्टी ने भरसक प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुलाकर उनसे चर्चा की, पर सिद्धू जी का केवल एक लाइन में जो जवाब है वो ये है कि भाजपा और अकाली दल ने पंजाब को चिट्टे यानी ड्रग्स के अंधकार में धकेल दिया। उसके लिए सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जिम्मेवार हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब की भलाई के लिए ये निर्णय किया कि वो सरकार जो ड्रग्स से लड़ सकती है, युवाओं को दोबारा मुख्य धारा में ला सकती है, पंजाब की खुशहाली और बहाली कर सकती है, वो कांग्रेस है। इसलिए वो कांग्रेस में आए और हमने उन्हें कोई किसी राजनीतिक पद का प्रलोभन नहीं दिया। वो चुनावी समर में उतरेंगे, अमृतसर के लोग निर्णय करेंगे कि क्या सिद्धू जी की बात, ड्रग्स से लड़ाई की बात, अकाली दल भाजपा का ड्रग्स और उसको बेचने वालों के संरक्षण का सवाल अगर सही है तो सिद्धू जीतेंगे, गलत है तो सिद्धू और कांग्रेस हारेंगे। लोग निर्णय करेंगे पंजाब का। सुधांशु जी, देखिए, सिद्धू ने क्या बोला है और पंजाब की जनता सारे विषयों को ध्यान में रखकर क्या अभिमत देगी, वो कुछ समय की बात है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। रही बात इसकी जो आपने कहा कि आपकी पार्टी में डिफेक्शन हमने इंजीनियर करवाया, ये थोड़ा सा अगर आप पुराना भी इतिहास देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। समस्या ये है कि जब जब कांग्रेस सत्ता से हटती है तो उसके अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, डिवीजन होने लगता है। अब आप बताइए, चाहे अरुणाचल में कोलिकोपुल और खांडू हो, या असम में हेमंता विश्व शर्मा हो, उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा जोशी हो, उत्तराखंड में चलिए, आपको आपका मन है आप भाजपा को दोष दे दीजिए। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, 90 में आप सत्ता से हटे थे, तब शरद पवार, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह छोड़ के गए थे, वो भी भाजपा की वजह से छोड़ गए होंगे। 77 में आपसे सत्ता छूटी थी तो आपके जगजीवन राम और जितने भी बड़े नेता थे वो उस जमाने में छोड़ के चले गए थे, वो भी भाजपा की वजह से। शायद 1967 में निजलंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, सबके सब भाजपा की वजह से छोड़ के चले गए होंगे। हकीकत यह है, जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। तो मर्ज कहीं और है और आप दोष किसी और को दे रहे हैं। ऐसा है क्या? तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन है? क्या वो सारे भगोड़े विधायक नहीं? तो वो भगोड़े विधायकों को असम में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं रखा था? क्या जब उत्तराखंड के भगोड़े विधायक भागकर गए थे तो उन्हें एक 5 तारा होटल में यहीं पड़ोस में गुड़गांव में क्या आपकी सरकार ने नहीं रखा था? क्या आप उनको स्पेशल जहाज से आपकी सरकार के मंत्री महेश शर्मा जी नहीं लेकर गए थे? कितना उजला या तुमसे कितना कम दागदार? सवाल केवल ये है कि आप सत्ता का और धन बल का दुरुपयोग भी करेंगे, चोरी भी और सीना जोरी भी। आईना बीजेपी को, सवाल बीजेपी से, आईना कांग्रेस। अच्छा, मैं उदाहरण देके एक वाक्य में सिर्फ कहूंगा, उससे समाधान समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, तो इनका एक कहने का एक प्लैंक रहता था कि भाई शासन करना हम ही को आता है। और समस्या क्या है कि विपक्ष में रहने का बहुत अनुभव नहीं है, इसलिए विपक्ष में रह के मैच्योर विपक्ष की तरह रहना और संगठित विपक्ष की तरह रहना वो इनको नहीं आता है। इसलिए वो इनको हमसे सीखना चाहिए। हमें लंबा अनुभव रहा विपक्ष। हमने चुनाव की बात की, हमने नोटबंदी की बात की, हम इसे बजट से जोड़ते हैं क्योंकि बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। सुधांशु जी,
एक बात आज बताइए देशवासियों को कि क्या सरकार इस दबाव में है इस वक्त कि नोटबंदी के लिए जनता लाइन में खड़ी हुई, आपके शब्दों में उफ नहीं की जनता ने, अब जनता को भी कुछ देना पड़ेगा, टैक्स में राहत मिलेगी सर, बीजेपी उम्मीद करेगी इसकी? सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जनता ने जिस प्रकार का समर्थन दिया है उससे और उत्साहित होकर जनता के हित में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर क्या निर्णय लेने हैं सरकार उस पर विचार कर रही है और बजट के दिन आपको एक बहुत सकारात्मक रूप में वो सारे निर्णय दिखाई पड़ेंगे। आपका क्लोजिंग कमेंट सर। राजनीतिक विरोध एक तरफ, पर एक सच्चाई ये है कि नुकसान की भरपाई होनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने, कांग्रेस ने, अन्य विपक्षी दलों ने आपके दल से अनुरोध किया है कि जनता की मांग क्या है। पहला, किसान को कम से कम रबी की फसल पर बोनस मिले। जो दुकानदार और छोटा उद्यमी है जिसे सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उसे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में राहत मिले। जो सबसे गरीब है, महिलाओं का स्त्री धन काला धन बना दिया गया, कम से कम बीपीएल महिलाओं को 15 लाख देश को ना दिए हों, 20, 25, 50 हजार रुपया की कुछ मदद मिले। मनरेगा मजदूरों के दिन और दिहाड़ी 86% मांग बढ़ी है, वो कम से कम दुगनी हो और गरीबों को राशन एक ऐसी दर पर मिले 6 महीने के लिए जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो और 50 लाख जो नौकरी गई हैं कम से कम 6 महीने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले, कुछ राहत मिले ताकि अर्थव्यवस्था दोबारा चले। चलिए, कांग्रेस पार्टी के ये सुझाव, ये सारे के सारे उम्मीदें जनता के भी मन में होंगी। हम ये उम्मीद करते हैं इस बजट में ये उम्मीदें पूरी हों और उम्मीद कांग्रेस पार्टी से भी रहती है कि ये सब चीजें ऐसे मंचों पर ही निकल कर आती है। काश ये सब बातें संसद के भीतर भी कही जाती और पटल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी दर्ज होती तो कितना अच्छा होता। जन मन धन में आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी और रणदीप सुरजेवाला जी, शुक्रिया। और अब मैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी